आखिर आपको ही क्यों चुना जा रहा है? नरसिंहगढ़ में स्कूल है संसद, इसी वजह से वहाँ वो केंद्रीय विद्यालय नहीं बनने दे रहे हैं। नरसिंहगढ़ में मेरा कोई स्कूल नहीं। राजगढ़ को सैनिक स्कूल मिलेगा। जिसे टैंकर देते हैं तो सरपंचों से पैसे लेते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी में ये चर्चा का विषय बनता है कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। कि राजगढ़ की सभी नदियों का जो पानी है वो बहुत अशुद्ध है। कारण है कि सारे नाले नदियों में घुलते हैं। सांसद जी राजगढ़ में रोजगार के लिए फैक्ट्री क्यों नहीं ला पाए? ब्यावरा को जिला बनाने की बात काफी सालों से चल रही है कि जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए। सांसद जी जिला बनाए। ओवरब्रिज को लेकर के वहां के विधायक अभी नितिन गडकरी जी से सांसद जी क्यों नहीं बनवा पाए? वो कहते हैं प्रचार मंत्री, पीएम। कुछ नहीं। पीएम का मतलब प्रचार मंत्री। बताते हैं कि आरएसएस ने ही आपको बीजेपी में नेता बनाया। क्या कहानी है आरएसएस और बीजेपी की? कोई आदमी ये कहे कि मैंने इनको रुपया दिया है, मैंने दिया है, तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से आज ही हट जाऊंगा। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड। सैनिक स्कूल के लिए 25 हेक्टेयर जमीन हमने रिजर्व करवा दी। ये कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास करती है, लेकिन देश और समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ नागरिकों का सर गर्व से ऊंचा किया। राहुल गांधी जी की यात्रा का फर्क निश्चित रूप से राजगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस भी आधी से ज्यादा समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। पिछड़े जिले के छोटे से गांव से निकल करके विद्यार्थी परिषद में रहना, छात्र राजनीति करना, उसके बाद आरएसएस में सक्रिय हो जाना, आरएसएस के बाद भाजपा में और भाजपा के जिलाध्यक्ष बन जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। फिर उसके बाद सांसद के रूप में 2014 में राजगढ़ की धरती पर कदम रखते हैं। 2019 में पुनः सांसद बनते हैं और अब 24 में फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हमारे साथ हैं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद रोडमल जी नागर। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सांसद जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया और इस बार प्रत्याशी बनाया है। जी धन्यवाद। क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, मालवा अद्वैत के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को तीसरी बार अवसर प्रदान किया है। देखिए, जहां तक सवाल है नए मतदाताओं का और नए उम्मीदवारों का, अधिकतम उम्मीदवारों का, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का काम बड़ा है, उसका व्याप बड़ा है, और वो बड़ा है कार्यकर्ताओं की वजह से। कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज, बड़ी टीम, ये भारतीय जनता पार्टी में आज है। और क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो स्वाभाविक है, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हमें भी कोई स्थान मिले। और इसलिए अपनी बात रखना, अपनी इच्छा प्रकट करना, ये कोई गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात है कि कभी कभी हमको भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलते थे, हम जबरन प्रत्याशी खड़े करते थे। आज हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों की फौज है, लाइन है, एक से बढ़कर एक हैं, मेरे से भी कई ज्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन ये अवसर की बात है, पार्टी ने जो तय करना था तय कर दिया। क्यों? कारण क्या है? सवाल ये है कि आखिर आपको ही क्यों चुना जा रहा है? नहीं, इस बात का मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मुझे ही चुना जा रहा है। ये यहां कोई सिलेक्शन नहीं होता, एक व्यक्ति को तय किया जाता है, और जो कुछ ना कुछ केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा होगा, कुछ देखा होगा, वो तय कर दिया। कोई चयन नहीं हुआ, कोई चुनाव नहीं हुआ, तय कर दिया है। और इसलिए मैं हूं, मेरी जगह कोई और हो सकता है, कोई और हो सकता है। हकीकत में आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी, जो प्रत्याशी होता है वो गौण होता है। हमारा सही में जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है, और कार्यकर्ता उसको सफलता को अंजाम तक पहुंचाता है। उसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़ता है, उसकी खूबी है, उसकी खासियत है, उसका परिश्रम है।
भारतीय पार्टी में बहुत कार्यकर्ता है, दावेदार बहुत थे। दावेदार को जब टिकट नहीं मिलता है या वो स्थान नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं पार्टी को उससे नुकसान नहीं होता कि इस बार भी उन्हीं को चुन लिया गया, हमें मौका नहीं दिया गया। तिवारी जी कह रहे हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए था। राजा साहब नरसिंहगढ़ से बोल रहे हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं। तो क्या ये सब नाराज़ ना होकर के आपका साथ देंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि सबको अधिकार है, सबका हक है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी निर्णय कर देती है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता उस बात को स्वीकार करता है। और जो आपने नाम लिए, पंडित हरिशरण तिवारी जी होंगे, महाराज राजवर्धन सिंह जी होंगे, ये पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ हैं। अच्छा, आपने जब 2014 में सांसद की कुर्सी पर विराजते हैं, उसके बाद क्या सोचा था कि क्या मुझे अपने राजगढ़ को देना है? क्या-क्या दे पाए हैं? क्या कुछ किया है जिसको आप जनता के बीच में लेकर के जाएँगे? देखिए, जब 2014 की आपने बात की है कि 2014 की स्थितियां क्या थी और आपने क्या सोचा था। हकीकत में 2014 में और उस समय की परिस्थितियों में, या ये कहा जाए एक शब्द में, कि राजगढ़ जिले के नाम पर जो पलायन का दंश था, पलायन, 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 आधे से ज्यादा जिला अपने ही क्षेत्र में अपने 2 मवेशियों को लेकर के, 4 मवेशियों को लेकर के, छोटे बच्चों को पीठ पर बांध करके, और जो बड़े बच्चे होते थे उनको उंगली पकड़ करके उनको रखने के लिए अपने साथ ले जाते थे। अपने ही जिले में दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं, कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं। आज यहां रुके हैं, कल कहां रुकेंगे, कोई ठिकाना नहीं। और उनको ऐसा लगता था कि ये नियति है, ये तो हमें करना ही है, हमारे भाग्य में ही ये है। पढ़ाई लिखाई का प्रश्न नहीं उठता, आधे से ज्यादा जिले में बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। और जो थोड़ा जिला ठीक था, वहां बच्चे पढ़ते, तो वहां शिक्षा के केंद्रों की व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्रीय राजमार्ग थे, लेकिन डामर कहीं नहीं था, गड्ढे ही गड्ढे थे, गड्ढे ही गड्ढे थे। 4-4, 5-5 नदियां थी, सारी नदियां सूखी पड़ी हुई थी। रेलवे थी नहीं। 2013 में रामगंज मंडी भोपाल को झालावाड़ तक ला करके समाप्त कर दिया गया था। बिजली थी नहीं, स्वास्थ्य नहीं के बराबर था। इन सारी चीजों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाधान किया। और वो पलायन का जो दंश था, हम लोगों के यहां रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते थे, दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। भेलसा, विदिशा, वहां कटाई के लिए लोग जाते थे, बसों पर ऐसे चढ़ करके जाते थे कि बोरे भर भर के जा रहे हों, अपने जीवन से खेल खेल करके जाते थे। और 1 क्विंटल 2 क्विंटल अनाज लेकर के आ जाते तो अपने जीवन को धन्य मानते थे। दरवाजे बंद करके नहीं जाते, क्योंकि घरों में दरवाजे नहीं होते थे, ऐसे टाटे लगा देते थे, चले जाते थे। ऐसी भयंकर स्थिति थी। उस स्थिति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा, मध्य प्रदेश की सरकार ने समझा। सब लोगों ने सामूहिक प्रयास करके जो यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो चाक चौबंद करवाए। जो रेलवे लाइन थी, वो रेलवे लाइन जो झालावाड़ तक बंद कर दी गई थी, हमने बार बार हाउस में इस विषय को उठाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और अपने फास्ट ट्रैक में उसको लिया, और फास्ट ट्रैक में लेकर के ये इस साल पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के जो 2 साल निकले उससे थोड़ी पिछड़ गई। 2025 में रामगंज मंडी से भोपाल आप ट्रेन से सीधे जा सकते हैं। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, पूरे बजट की व्यवस्था है, जमीन के अधिग्रहण से लेकर के तमाम प्रकार के काम हो गए। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, पशुपालन से यहाँ का जीवन चलता था, पर पानी नहीं था, और बिन पानी सब सून। यहाँ की जो नदियां निकली है, चाहे नेवज होगी,
चाहे कालीसिंध होगी, चाहे पार्वती होगी, इन सब के ऊपर बड़े बड़े डैम बनाए। मोहनपुरा का 4,000 करोड़ का डैम, कुंडालिया का 4,000 करोड़ के लगभग का ही डैम, 1.25 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन, 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित हो रही है, होगी 1.25 लाख उससे होगी हेक्टेयर जमीन सिंचित। और अभी 25-25 हजार के 2 एक्सटेंशन हमने लिए हैं, तो ये 1.25 लाख में ये 1.5 लाख 2.25 लाख हो जाएगी। इतनी ही मोहनपुरा में हो जाएगी। रेसई पार्वती, रेसई जो है ये 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पार्वती ये 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी हमने हमारा चांचौड़ा विधानसभा ये छूटा हुआ था खाली, वहां पर पार्वती पर फेज 1 और फेज 2 में 4,000 करोड़ का डैम बनाने का प्रावधान किया है, उसकी स्वीकृति मिल गई है। चांचौड़ा की जमीन में भी पूरी हरियाली होगी। हमारा सारंगपुर का और नरसिंहगढ़ का कुछ बेल्ट छूटा हुआ था। नर्मदा का पानी कहाँ है? नर्मदा जी, नर्मदा जी का पानी कालीसिंध के माध्यम से राजगढ़ जिले की जमीन की प्यास बुझाएगा। 65,000 हेक्टेयर जमीन ये नर्मदा के पानी से हमारे राजगढ़ की सिंचित होगी। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें पानी के लिए, प्यास बुझाने के लिए नदी नालों में, झरों के अंदर हैंडपंप से झूमती थी, श्वास फूल जाती थी, पानी आता नहीं था। जो पानी आता था उसमें भी पूरा फ्लोराइड का पानी आता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर में नल से जल, और वो सपना भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साकार हो रहा है। राजगढ़ जिले को सौगात मिल रही है, हर गांव गांव में नल से जल ये मिलने जा रहा है। कुछ गांव बचे हैं, वहां पर भी प्रारंभ होगा। अंडरग्राउंड वाटर को हमने वहां का वहीं थाम दिया। हम सरफेस वाटर का कैसे प्रयोग करें, उसका कैसे उपयोग करें, और इसलिए बड़े बड़े टैंक बना करके, बड़े बड़े डैम बना करके, और समूह नल जल योजना के माध्यम से चाहे पीने का पानी होगा, चाहे सिंचाई का पानी होगा, चाहे उद्योग का पानी होगा, सारे पानी यहाँ पर सुरक्षित किए हैं। पानी ही पानी आज चारों ओर दिखाई दे रहा है, चारों ओर पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों का जाल बिछ गया है, रेलवे प्रारंभ हो गई है। ये सारी योजनाएं आज जो है, जो पलायन का दंश था, वो दंश हमने, आपको बताऊं मैं, 2014 में इस राजगढ़ क्षेत्र में 46,000 हेक्टेयर जमीन केवल सिंचित होती थी। 46,000। आज हम 5 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचित करने वाले। 5 लाख। 2014 में 76,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न यहां पर पैदा होता था। 76,000। पिछले साल हमने 10 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न हमारे किसानों ने पैदा किया है। 10 लाख मीट्रिक टन। और ये 5 लाख हेक्टेयर से हम 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने वाले हैं। 6.5 लाख हेक्टेयर पर जाएंगे हम राजगढ़ क्षेत्र में। और 13 से 14 करोड़, 13 से 14 लाख मीट्रिक टन हमारे क्षेत्र के किसान एक खाद्यान्न भी पैदा करने वाले हैं। उनको अवसर मिला है। अब जो पलायन करते थे, रोजगार की तलाश में घूमते थे, स्थितियां ऐसी हो गई है, 8 से 10 घंटे में एक थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दो तो देश के किसी कोने में हम बाई रोड जा सकते हैं और बाई ट्रेन जा सकते हैं। भोपाल में हमने कार्गो बनवाया। कार्गो के माध्यम से हम कुछ देशों को छोड़ दो, 8 से 10 घंटे में दुनिया के किसी कोने में हम जा सकते हैं। ये उपलब्धि है हमारी, ये विकास किया है। आज कल क्या होता था? कल हम रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा करके उनके यहां जाते थे। आज बाहर के लोग रोजगार की तलाश में राजगढ़ क्षेत्र में आने वाले हैं, आने लगे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विकास को पंख लगे हैं। और ये पलायन का जो दंश था, इस पलायन के दंश को हमने थामा है, इसको रोका है, और हमें इसमें संतोष है। आपने पलायन की बात की, रोजगार की बात की, आपने तालाबों की बात की, नदी की बात की, डैम की बात की, आपने बताया शिक्षा का, स्वास्थ्य का। इन सारी चीजों में सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि हर एक भाजपा का नेता या हो कांग्रेस का नेता हो, हम राजगढ़ में अगर राजगढ़ के पूर्व विधायक का इंटरव्यू करने जाते हैं, जो कि बापू सिंह जी तंवर,
कांग्रेस के पूर्व विधायक, तो वो बता देते हैं कि ये जो योजनाएँ थी ये हमारी हैं और इनको सिर्फ़ इन्होंने अपने नाम पर बता दिया है कि ये हम कर रहे हैं, जबकि ये तो पहले से तय था, यहाँ मोहनपुरा डैम बनेगा। उसके बाद में हम अमर सिंह जी के पास जाते हैं, तो वो भी वही, सभी लोग एक ही एक योजना को, उन्हीं उन प्रोजेक्ट्स को बता कर के कि ये मैंने करवाया है, ये मैंने करवाया, हर एक व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहता है भाजपा का या कांग्रेस का। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने किसी ने भी अगर रोजगार की बात की है तो रोजगार, हाँ, यहाँ पे रोजगार की आवश्यकता है। अगर हमने पूछा है कि आप क्या करेंगे? तो हम रोजगार की आवश्यकता है, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएँगे। आप कह रहे हैं आपने कराया है, पलायन को रोका है। सबसे पहली चीज़ की शिक्षा की आपने बताया कि यहाँ शिक्षित कम लोग हुआ करते थे। एक सिर्फ़ क्षेत्र था जो शिक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाता था या कुछ लोग थे। एक पूरा का पूरा समाज, एक तबका पूरा छूटा हुआ था जो शिक्षा में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं भेजता था या वो पलायन कर जाते थे, मज़दूरी करते थे। कुछ समय पहले नरसिंहगढ़ ब्यावरा विधानसभा की कुछ स्कूलों एक एक ब्यावरा विधानसभा के एक स्कूल का वीडियो वायरल होता है कि टीचर सो रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और टीचर सो रहे हैं, इस तरीके का। शिक्षा की जब मध्य प्रदेश की रिपोर्ट आती है तो बहुत पिछड़ा निकलता है और मध्य प्रदेश में राजगढ़ अभी भी बहुत पिछड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो राजगढ़ में नर्सें अंदर सो रही होती हैं, उनसे काम को बोला जाता है तो गेट नहीं खोलती। वीडियो वायरल होता है, विधायक जी कहते हैं एक्शन लिया जाए। बात करें पानी की या नदियों की, तो दैनिक भास्कर एक यहाँ पे अखबार जो राजगढ़ ब्यावरा भास्कर है, उसमें एक रिपोर्ट छपती है कि राजगढ़ की सभी नदियों का जो पानी है वो बहुत अशुद्ध है। कारण है कि सारे नाले नदियों में घुलते हैं और उन्हीं को सप्लाई कर किया जा रहा है। एक नदी है ब्यावरा में जिस पर अतिक्रमण हो रहा है, नाले में तब्दील हो गई है, मर रही है। जब भाजपा के प्रत्याशी खड़े होते हैं नारायण सिंह जी पवार तो अपने वचन पत्र में लिखते हैं कि उस नदी का हम जीर्णोद्धार करेंगे, तो सांसद जी ने क्यों नहीं किया? आपने रोडों की बात की। नरसिंहगढ़ में हाईवे पर ओवरब्रिज को लेकर के वहां के विधायक अभी नितिन गडकरी जी से मिले। ये सांसद जी क्यों नहीं बनवा पाए? या गादिया स्कूल एक जगह है जहां बहुत हादसे होते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, वहां ओवरब्रिज सांसद जी क्यों नहीं बनवा पाए? सांसद जी राजगढ़ में रोजगार के लिए फैक्ट्री क्यों नहीं ला पाए? आज भी राजगढ़ का युवा भोपाल पढ़ने जाता है, इंदौर पढ़ने जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सांसद जी ने ऐसा क्या किया कि वो यहीं पढ़े और यहीं अपनी नौकरी कर सके। स्किल की बात करें तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहां तक बदला है? प्राथमिक शिक्षा में आज भी राजगढ़ पिछड़े जिलों में ही गिना जा रहा है। देखिए, जहां कुछ था नहीं, जहां शून्य था, ये भोपाल रोड की अब बात करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी विसंगतियां रही है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया था। जिस कंपनी को इसका ठेका था वो कंपनी फेल हो गई थी, फिर से मना करके उसको दिया और जैसे तैसे उससे रोड बनवाया। और गादिया के लिए भी हमने वहां पर जो है कट पॉइंट की व्यवस्था दी है। 3-3 जगह हमने फिर से उसमें फ्लाईओवर कैसे बने इसकी योजना की है ताकि वहां पर एक्सीडेंट नहीं हो। एक भी अगर दुर्घटना होती है तो वो खराब है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम प्रयासरत हैं और वो पाइपलाइन में है। जहां सड़कें नहीं थी, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आज चकाचौंध हो रही है। इंदौर जाते तो 8-8 घंटे लगते थे। यहाँ से ब्यावरा से अगर कहीं घोड़ा पछाड़ पे रुक गए, कहीं पार्वती पे रुक गए, तो 24-24 घंटे बरसात में जाम लगता था। आज पेट का पानी नहीं हिलता है। चाहे भोपाल जाओ, इंदौर जाओ, ग्वालियर जाओ, राजस्थान जाओ, तो ये आमूलचूल परिवर्तन हुआ है मित्र। थोड़ी दिक्कतें हर प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट होता है। हर चीज में से कोई ना कोई कमियां रह जाती है। जो रही है वो भी हमें दुरुस्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर कमी को, हर विसंगति को दूर कर रही है, उसकी सरकार दूर कर रही है। रहा सवाल आपने कहा शिक्षा का। शिक्षा में
आधे बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। तो स्वाभाविक है, जब पहली बार जाने लगे हैं तो कहीं ना कहीं स्तर थोड़ा कम तो होगा। उनकी आदत ही नहीं थी स्कूल जाने की, शिक्षकों की आदत ही नहीं थी पढ़ाने जाने की, क्योंकि बच्चे आते नहीं थे, स्कूल होते नहीं थे, शिक्षा के प्रति कोई रुझान नहीं था। लेकिन अब अमूलचूल परिवर्तन आया है। स्कूलों की दिशाओं को देखिए आप, एकदम चकाचक स्कूल हो गए हैं। शिक्षक लोग भी, एक आध दो जगह कहीं विसंगति हो सकती है, लेकिन आम जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। हमने राजगढ़ के अंदर इस मध्य प्रदेश का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय, पूरे मध्य प्रदेश का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय अगर शासकीय स्तर पर खुला है तो राजगढ़ की धरती पर, राजगढ़ नगर में खुला है। पूरे मध्य प्रदेश में आदर्श महाविद्यालय आए थे 7, पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें से एक राजगढ़ के अंदर है। स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज इन्होंने तो 15 दे दिए थे लिख करके, ये तो होना ही है, माहौनपुरा में होना ही है, चांद पे आदमी जाना ही है। कांग्रेस की आदत ऐसी है, झूठ बोलने की आदत है, और उनसे भी मैं पहले भी मना करता था, भैया इतना झूठ मत बोलो यार, तो जनता देख रही है। और जनता ने देखा है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जनता ने, भाई देखो, ये तो शब्दों में क्या कहें, ये तो अनुभूति है जो लोग महसूस कर रहे हैं। इतने कॉलेज, सारे कॉलेज जितने थे डिग्री कॉलेज, सबकी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 3 करोड़ से 5 करोड़, 3 करोड़ से 5 करोड़ के एक्सटेंशन भवन वहां पर मिले हैं। मेडिकल स्वास्थ्य के लिए हर 5000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र। देश आजाद होने के पहले, आजादी के पहले से आजादी के बाद और 2014 तक जितने मेडिकल कॉलेज थे, आजादी के पहले से 2014 तक जितने मेडिकल कॉलेज थे, उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने। जितनी सीटें 2014 के पहले थी, उससे ज्यादा सीटें इन पिछले 10 सालों में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की सृजित हुई है। उनको समय लगता है। एम्स की स्थिति क्या हुई है आज? अरे स्वास्थ्य के मामले में जबरदस्त जो है परिवर्तन हुआ है, जबरदस्त चेतना आई है। ये कोरोना, ये बड़ा भयावह स्थिति थी, एक अभिशाप था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना को भी पकड़ करके और वरदान में परिवर्तित कर दिया, वरदान में परिवर्तित कर दिया। अरे इतनी सावधानी, वैक्सीन, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, वैक्सीन, लोगों ने कहा मोदी वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन, ये फेल वैक्सीन, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कांग्रेसी झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि झूठ के सिवा कोई उनके पास काम ही नहीं। कांग्रेसी नेता तो वैक्सीन पर भी तंज कसते हैं। जब वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट बना तो मोदी जी ने अपना फोटो लगा दिया। क्या उन्होंने वैक्सीन बनाई थी? क्या वो वैज्ञानिक बन गए? उसके ऊपर मोदी जी की फोटो नहीं थी मित्र, बिल्कुल मोदी जी की फोटो नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री की फोटो थी। देश के प्रधानमंत्री की फोटो थी, और वो भी इसलिए थी कि ये नकली है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले मुझे लगनी चाहिए। क्या बात करते हैं? वो कहते हैं प्रचार मंत्री, पीएम। कुछ नहीं, पीएम का मतलब प्रचार मंत्री। ये अगर अन्न देते हैं गरीबों को तो उस झोले पे प्रिंट करवाते हैं अपना फोटो, इस तरीके की बातें करते हैं। ये सीधे कहते हैं कि ये तो प्रचार मंत्री हैं। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री, अब मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से जी सारे देश के नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस प्रकार की टीका सुने और वो अनुभव करें। अगर आज के इस समय में इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश का क्या होता? कितने स्कैंडल थे, कितने स्कैम्स थे, जगह जगह घोटाले, जमीन से लेकर के आसमान से लेकर के पाताल तक घोटाले। यहां तक कि नेताओं की ऐसी हालत हो गई थी कि नेता शब्द जो सम्मान सूचक शब्द था, एक गर्व अनुभूति करवाने वाला शब्द था,
कोई गाली नहीं दे और नेताजी कह दे तो पर्याप्त था। इस कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस नेता शब्द को कहां पर ले जाकर खड़ा किया। और आज नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ नागरिकों का सर गर्व से ऊंचा किया है, दुनिया में पहचान बनाई है। कौन सा क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किया है? तो जिस दिन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से पहले दिन शौचालय की बात की थी, उस दिन भी उनके ऊपर कमेंट्स किया था। देश का प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है, इतनी छोटी बात करता है। अरे ये बड़े लोग हैं, ये आलीशान महलों में बैठते हैं, ये एयर कंडीशनर में रहते हैं, जाके पैर न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है मित्र। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस गरीबी को भोगा है, सहा है, देखा है। शौचालय नहीं होना ये गरीब माताओं के लिए, गरीब बहनों के लिए कितना दंश होता है। और इतने शौचालय जब बने, और केवल शौचालय नहीं, एक संदेश था, न गंदगी करूंगा न गंदगी करने दूंगा। तो उन्होंने कहा गंदगी केवल कीचड़ में नहीं है, गंदगी केवल नाली में नहीं है, गंदगी हमारी भाषा में भी है, गंदगी हमारी निगाहों में भी है, गंदगी हमारे व्यवहार में भी है, गंदगी हमारे आचरण में भी है। इन सारी गंदगियों को भी दूर करना है, सारी गंदगियों को। और आपको आश्चर्य होगा, आप तो मीडिया से जुड़े ही हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समय से सब लोग ऑफिस जाएंगे, आग्रह किया था, निवेदन किया था कि सब लोग समय से ऑफिस जाएं, जैसे ही 10:30 बजे सारे ऑफिस भरे हुए थे, सारे देश के अखबारों में सुर्खियों में छपा था, ऑफिस समय से खुले, अधिकारी कर्मचारी समय से ऑफिस गए। हकीकत में आपको बताऊं मैं, क्या ये अखबार की हेडिंग का विषय है? ये अखबार में आना चाहिए, समाचारों में आना चाहिए? ये तो सामान्य बात थी, जाते ही है, जाना ही चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा था ना, इसलिए समाचार जगत ने भी उसको उजागर किया कि हाँ अब होने लगा है, हो रहा है। पिछले आपके कार्यकाल में जो मैंने 2-3 घटनाएं बताई कि एक स्कूल का वीडियो वायरल होता है जिसमें शिक्षक सो रहे हैं, दूसरा वीडियो राजगढ़ से वायरल हो जाता है जिसमें नर्स अपना काम नहीं कर रही हैं। देखिए, ये विसंगतियां कुछ हो सकती है, आप नाम बताना, हम उसको देखते हैं, लेकिन मुझे ये कुछ होता है। मैं कहा ना, विसंगति रहती है, मनुष्य है, हर जगह मनुष्य काम करता है, और कहीं ना कहीं उसकी शारीरिक अस्वस्थता होगी, कुछ मानसिक अस्वस्थता होगी, या कुछ लापरवाही होगी, जो कुछ रहा होगा। तो इतने सारे काम में, इतने बड़े समूह में कुछ विसंगति शब्द बनता ही नहीं अगर नहीं होती। एक वीडियो वायरल होने से याद आया कि कुछ समय पहले, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो वायरल होते रहते हैं। आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें राष्ट्रगान चल रहा है और आप फिर भी बैठे हुए हैं। उसके बाद तमाम अखबारों में हेडलाइन आई, सांसद जी ने किया अपमान राष्ट्रगान का। अब भाई, किसी के ज्ञान के ऊपर टीका करना, किसी की जानकारी के ऊपर टीका करना ये ठीक नहीं है। हकीकत में वो राज्यपाल महोदय को वो पहली बात तो बताइए मुझे कि जो अखबारों में हेडिंग आई, हाँ। जो वीडियो आया, हाँ। कि सांसद जी उठे नहीं, बैठे रहे, हाँ। तो क्या राज्यपाल महोदय वहां चेयर के पास खड़े थे, चेयर पर थे, क्या मंच पर थे? जब राज्यपाल महोदय मंच पर आए ही नहीं, राज्यपाल महोदय वहां है नहीं, और वो गार्ड ऑफ ऑनर था, वो बहुत दूर दिया जा रहा था। वो गार्ड ऑफ ऑनर जब महामहिम आते हैं तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वो दूर था, उस कैंपस के बाहर था, वो राष्ट्रगान का नहीं था। जब राष्ट्रगान महामहिम आए, राष्ट्रगान हुआ, उस समय के भी फोटो हैं। तो क्या है, लोग अतिरंजित करके कहीं की कहीं तो कुछ मिलता नहीं है तो खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ना कुछ बदनाम करो, कुछ ना कुछ करो। अरे राष्ट्रवाद के लिए हम कार्यकर्ताओं के मन में, रग रग में राष्ट्रवाद बसा हुआ है। तिरंगे के मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसका कार्यकर्ता ये बड़ा से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। और राष्ट्रभक्ति का पाठ कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रभक्ति का पाठ नहीं पढ़ा है, वो अपने आत्मा में आत्मावलोकन करें। हमारी तरफ ये देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप आरएसएस में बड़े एक्टिव रहे हैं। बताते हैं कि आरएसएस ने ही आपको बीजेपी में नेता बनाया। क्या कहानी है आरएसएस और बीजेपी की? क्यों? क्योंकि जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब नाम घोषित होता है, तब सब लोग कहते हैं कि कारण है आरएसएस। तो क्या कहानी है? क्या इस पर्दे के पीछे की कहानी होती है कि आरएसएस का जो कार्यकर्ता है वो नेता बड़ा बनता है? देखिए, आरएसएस का सीधा राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है। सीधा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। आरएसएस का काम है कार्यकर्ता निर्माण करना। आरएसएस एक मैन मेकिंग मशीन है, आदमी निर्माण करने की एक मशीन है, एक संगठन है, एक संस्था है जो व्यक्ति में चरित्र निर्माण करता है। राष्ट्रवाद का भाव, संस्कृति का भाव, स्वाभिमान का भाव, आत्मनिर्भरता का भाव, ये संघ की शाखाओं में पैदा किया जाता है और वो ऐसे व्यक्ति तैयार उस संगठन में होते हैं। अब जब वो व्यक्ति समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में जाते हैं और जो संघ से उसने सीखा है, संघ की जो प्रेरणा उसके दिमाग में है, जिस प्रकार से वो संघ के आदर्शों को अपने जीवन में जीता है, अगर वही आचरण वो उसके व्यक्तिगत जीवन में करता है तो वो संघ के द्वारा हो रहा है ऐसा नहीं है। संघ ने अपना काम कर दिया, संघ ने व्यक्ति निर्माण कर दिया। अब वो व्यक्ति जाकर के किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में, समाज के किसी भी क्षेत्र में संघ के द्वारा निर्मित कार्यकर्ता केवल राजनीति में ही नहीं है, समाज जीवन में जहां जहां व्यक्ति है वहां वहां संघ का कार्यकर्ता है और वो समाज की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, राष्ट्रवाद का भाव अलग जगा रहा है। अच्छा, तो टिकट आरएसएस के कार्यकर्ताओं को आसानी से इसीलिए मिलता है क्योंकि वो व्यक्ति निर्माण करके देते हैं, या उनका उनके अधिकारियों का जो ऊपर बैठे हुए हैं उनसे कोई चर्चा होती है, उनसे सलाह मशवरा होता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये सामान्य जनता का, एक कार्यकर्ता का, एक मतदाता का चयन होता है। कुछ संघ का स्वयंसेवक है इसलिए चयन होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रदेश में जब शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो महिलाएं रोई, उनके बंगले पे पहुंच गई, भीड़ लगी, कई मंचों पर उनकी पीड़ा और उनके बालक की पीड़ा दिखती है। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या कारण है कि उन्हें साइड किया जा रहा है? कांग्रेसी नेता कहते हैं कि क्योंकि मोदी जी के आंखों में खटकने लगे थे, बड़े नेता बन रहे थे, प्रधानमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी को अच्छा नहीं लगता तो शिवराज जी विधायक बन गए थे, यहीं रहने देते। उनको लोकसभा में बुला करके बराबरी से बिठा करके कुछ ना कुछ तो संदेश होगा, कुछ ना कुछ तो काम होगा, कुछ ना कुछ तो योजना होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में जो लोग ऐसी सोचते हैं वो प्रधानमंत्री जी के जीवन को, उनके विचार को मासांश भी नहीं जानते, मासांश भी नहीं जानते। वो व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो दिव्य पुरुष है, महाशक्ति है, वो इन सारी चीजों से बहुत ऊपर है। इस देश का भला कैसे हो, इस समाज का भला कैसे हो, इस संस्कृति का भला कैसे हो। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी जी, वो सीधे सीधे मंचों से कहते हैं कि धोखा किया जनता के साथ, चेहरा किसी और का दिखाया और चिट्ठी किसी और के नाम की उठाई। चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री हैं, चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री, हर मंच से कह रहे हैं। भाई देखो, अगर जीतू पटवारी अपने सर की टोपी को प्रधानमंत्री का ताज समझ करके कुछ भी बोले हैं तो उसको कौन क्या कहेगा। भाई तेरी इच्छा जो तू बोल बोल। इनकी बोली के कारण, इनके आचरण के कारण इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं, हम हैरान हैं विपक्षी पार्टी की मानसिकता से। हम चाहते हैं सशक्त विपक्ष रहे, हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष रहे, पर इनके कारनामे ऐसे, इनकी हरकतें ऐसी है, इनका व्यवहार और आचरण ऐसा है कि इनको निपटाने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ये खुद ने ही, जीतू पटवारी जैसे लोगों ने, राहुल गांधी जी जैसे लोगों ने
ही कांग्रेस को निपटाने की सुपारी दे रखी है। इसमें दूसरे की किसी की आवश्यकता है ही नहीं। ये इसको समाप्त करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह जी के बारे में आप कह देते हैं कि यहाँ कोई सिंह नहीं है, राजगढ़ में कोई सिंह नहीं है। ये प्रजातंत्र है भाई, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में किसी की कोई वो ऐसा नहीं रहता है कि ये उनका क्षेत्र है और उन्हीं की विरासत है। कोई विरासत नहीं होती, ये जनता का क्षेत्र है। जनता राजा है और जनता तय करती है। ये प्रजातंत्र है और इसमें दिग्विजय सिंह जी हो या कोई और भी हो, तो उनका कोई ऐसा एकाधिकार है और उनका राज्य है। जब राज था तब था, आज कोई किसी का राज नहीं है, आज प्रजातंत्र है। दिग्विजय सिंह जी आपके बारे में एक ट्वीट करते हैं, एक यहाँ के पत्रकार हैं, उनका वीडियो होता है, उस वीडियो में कहते हैं कि ये तो इनके काम नहीं गिनवा पाए, मैं गिनवाता हूँ। कहते हैं इन्होंने पेट्रोल पंप बनाए, इन्होंने जमीनें खरीदी, इन्होंने वेयर हाउसेस बनाए, जनता के लिए कुछ नहीं किया। इस तरीके की ट्वीट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी ये प्रतिक्रिया है कि श्रीमान जी, आपने कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए? आप भी प्रधानमंत्री सांसद थे, आपकी ही सरकार थी। आप यहाँ के मुख्यमंत्री थे। यहाँ इतनी नदियाँ थी, इन नदियों में पहले पानी नहीं था, पहले बजट नहीं था। आज कैसी स्थिति है पानी की? आप क्यों नहीं कर पाए? चाचौड़ा से आप मुख्यमंत्री बने थे, चाचौड़ा के लिए आपने क्या किया? हमने चाचौड़ा के लिए भी 4000 करोड़ का डैम अभी स्वीकृत करवाया है पार्वती के ऊपर, वो भी बनने वाला है। आपने रेलवे के लिए क्या किया? आपने तो 2013 में बंद कर दी थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। शिक्षा के लिए आपने क्या किया? स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? बिजली का मुफ्त कह करके बिजली थी नहीं, पूरी बिजली को समाप्त कर दिया गया था। तो उनका वो तो दिग्विजय सिंह जी हैं, वो बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कहें तो समाचार जगत में जो है छपता है, आनंद लेते हैं लोग, लेकिन महसूस भी करते हैं कि इनने क्या किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। अच्छा, ये ब्यावरा को जिला बनाने की बात काफ़ी सालों से चल रही है कि जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए। सांसद जी जिला बनाएँगे? देखिए, समय के साथ डेवलपमेंट होता है और हर समय के हिसाब से जैसी-जैसी परिस्थितियाँ बदलती है, वैसे-वैसे निर्णय लिए जाते हैं। जब लगेगा, महसूस होगा और आवश्यकता लगेगी कि ब्यावरा को जिला बनाना चाहिए, तो जिला बनेगा। समय और के साथ, परिस्थितियों के ब्यावरा साथ। की जो नदी है वो खत्म हो रही है, इसी तरीके से जिले भर की नदियों को बताया जा रहा है कि नाले उनमें खुल रहे हैं, गंदा पानी हो रहा है। तो ये इस पर आप सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, सरकार ने योजनाएँ बना रखी है, हर जगह फ़िल्टर प्लांट और जो है ये पानी जो नालियों का पानी आता है, इसको भी फ़िल्टर करके और वहीं बाग-बगीचों में इसमें सब करना, रखना। अरे! इनके ज़माने में नदियाँ थी, लेकिन गड्ढे थे, नदी में पानी नहीं होता था। आज छोटा से छोटा नाला देख लीजिए, छोटी से छोटी नदी देख लीजिए, मई-जून के महीने में हर जगह पूरे जिले में पानी लबालब भरा हुआ है। किस मुँह से बात करते हैं ये विकास की, किस मुँह से बात करते हैं पानी की? दिग्विजय सिंह जी के बारे में एक चीज़ और भी है जो चर्चाओं का विषय बनी हुई है कि उन्हें निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, उन्हें ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं है। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में जो हुआ उसके बाद अधिकारी को डाँट पड़ी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। इस पर क्या देखिए, आपकी क्या ईवीएम प्रतिक्रिया के है? मामले में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आज नहीं बोला है। ईवीएम के मामले में वो परंपरा से बोलते आ रहे हैं। जब जीत हो जाती है तो उनकी होती है और हार हो जाती है तो ईवीएम की वजह से होती है। भैया, निर्वाचन आयोग कर्नाटक का अधिकारी गड़बड़ करते पकड़ा जाता है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्वाचन इनको तो चंडीगढ़ इलेक्शन, मेयर इलेक्शन में कांग्रेस के लोगों को जितनी सारी कांग्रेस को जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर किसी पर भरोसा नहीं है। ये तो हाईकोर्ट खुद कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये तो उन्होंने निर्णय अरे दिया जो था। निर्णय अगर कहीं विसंगति, मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां होती है, वो जो विसंगति हुई है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। वो किसको किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये सही है या उचित था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं से जब ये ऐसा काउंटर नहीं आया है कि ये जो हुआ है, जो निर्णय आया गलत निर्णय आया है। ये तो आए दिन कोर्ट के निर्णयों को गलत साबित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या की, जो गलत हुआ है, जो गलत है, जो गलत है। एक गलत चीज़ और बोली जाती है कि भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कानून लाकर। उन्होंने एक तरीके से कब्ज़ा कर लिया है पूरे तंत्र पर।
देखिए, पूरे तंत्र पर कब्जा नहीं किया है, ये गलत अवधारणा है। सारा पानी इनके पास चला गया, सारा अनाज इनके आ गया, ऐसा नहीं, कोई कब्जा कब्जा कुछ नहीं। जितने लोग थे, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जितनी जनता थी, जितना समाज था, जितने लोग थे, जितने सुधी नागरिक थे, सबने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति को सराहा है, इस विकास को सराहा है, उनके कार्यपद्धति को, उनकी नीतियों को स्वीकार किया है। और इसलिए अधिकतम जनमानस नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए इनकी जमीन जब खिसकती हुई दिखाई देती है तो इनको लगता है कि हमारे साथ कोई रहा नहीं, तो सारा बीजेपी का हो गया, सारा मोदी का हो गया, मोदीमय हो गया। जब कोई व्यापारी अपना पैसा किसी पार्टी को देता है, तो क्या उसे पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए? यानी ये कानून लाने की ज़रूरत क्या थी? ये तो बिल सीधे-सीधे कह रहे हैं कांग्रेसी कि ये तो बीजेपी की चोरी पकड़ी जा रही है। उन्होंने चोरी छुपाने के लिए, क्योंकि कहते भारतीय हैं कि जनता व्यापारियों पर दबाव बनाकर उनसे पैसा कोई लिया जा रहा है। कोई दबाव बना करके नहीं लिया जाता। भारतीय जनता पार्टी पूरा एक नंबर का काम करती है और एक नंबर में एक नंबर के हिसाब से रसीद दे करके और ऑनलाइन सारा का सारा पैसा लेती है, उसका हिसाब देती है। अगर संगठनात्मक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से व्यवस्थित हिसाब दे करके आर्थिक शुचिता के आधार पर अगर कोई पार्टी चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, पूरी पारदर्शिता के साथ। कह रहे हैं कि विधायक खरीद लेते हैं, सरकार खरीद लेते हैं, लोकतंत्र को चलने नहीं दे रहे हैं, जीने नहीं दे रहे हैं। ये पैसा बहाते हैं, सरकार खरीदते हैं, सरकार बनाते हैं। ये कांग्रेस के ये लोगों का है। कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास करती है, लेकिन देश और समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। इनकी नीतियां जो ये वादे करते हैं, ये वादे निभाते नहीं हैं। ये जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार से वहां लोग परेशान हो जाते हैं। जनता का हित नहीं साधते, अपने परिवार का हित साधते हैं, अपने लोगों का हित साधते हैं और इसलिए लोग मुखर होते हैं, लोग इनसे फिर विद्रोह करते हैं। अच्छा, इसमें ईडी और सीबीआई का कोई रोल नहीं है कि नेताओं को जेल में डाल देंगे अगर वो हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो? ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहे हैं। भाई, ईडी ने अपना काम किया और आपके यहाँ कमरे भर भर के नोट मिले, पूरे कमरे के कमरे भरे हैं। अब इसमें ईडी क्या करेगी भाई? इसमें सीबीआई क्या करेगी भाई? जब आपको बुलाया गया उसके बाद से आज तक आपकी जमानतें नहीं हुई, आज तक आप जेल में पड़े हो, तो उसमें ईडी क्या करेगी? सीबीआई क्या करेगी? न कोर्ट आपको संरक्षण दे रही है, न समाज संरक्षण दे रहा है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। जो आदमी गलत काम करेगा उसको तो सजा मिलेगी। गलत काम से याद आया, हिमंता विश्वा शर्मा जो कि आसाम में मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस थे, जमीन के कई विवाद थे, कई तरीके की चीजें चल रही थी और जैसे ही भाजपा का दामन थामते हैं, वो साफ छवि हो जाती, कोई सीबीआई जांच नहीं होती है। देखिए, एक चीज कहते हैं ऐसा कि ऐसा ये नहीं वो है। साबुन है भाजपा का जिससे किसी को भी धोएंगे तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ये वो वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर हर कोई नया बनकर निकलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के घर का वातावरण ऐसा है कि यहाँ आने के बाद में व्यक्ति गलत दिशाओं में जा ही नहीं सकता। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ, इतनी पारदर्शिता है, इतनी नीतियों का निर्धारण है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत दिशा में भी जाना चाहेगा तो उसके साथ में इतने बैरियर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगा रखे हैं कि वो गलत दिशा में जा ही नहीं सकता। एक सवाल ये भी था आपसे कि जब 2019 में आपको टिकट मिला, तो कुछ कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं भोपाल विरोध करने के लिए कि इनको टिकट मत दो, नारे लगाते हैं। शिवराज सिंह यहाँ आते हैं तो भी नारे लगाते हैं। इस पर आप क्या? देखिए, मैंने कहा ना, ये तो प्रजातंत्र है जी। और कार्यकर्ताओं की, हर कार्यकर्ता की अपनी इच्छा रहती है और उसमें कुछ लोग थोड़ी सी जो है सीमाएं लांघ जाते हैं कि जब इसको नहीं मिलेगा तो हमें मिलेगा। अब ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये हमारा अपना दल है, बड़ा दल हुआ है, बड़े कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं की श्रृंखला खड़ी हुई है और इसलिए टिकट मांगने वाले लोग, योग्य लोग इतने ज्यादा हुए हैं, काम करने वाले लोग इतने ज्यादा हुए हैं, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी का फैला हुआ है, इसलिए तो प्रसार हुआ उसका। तो कार्यकर्ता बड़े हैं, तो कार्यकर्ता बड़े हैं तो स्पर्धा बढ़ेगी।
आप कार्यकर्ता की बात करते हैं, कहते हैं बहुत कार्यकर्ता है, लेकिन आपके ही पार्टी में ये चर्चा का विषय बनता है कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। आप सांसद बनने के बाद उन्हें समय नहीं देते हैं, गाँव-गाँव तक पकड़ नहीं बनाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कहते हैं कि वो तो सिर्फ़ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीतते हैं, इसमें कोई इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का मतदाता और इस देश की समाज की व्यवस्थाएं जितनी हैं, हर जगह हमारी सहभागिता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विरोधी लोगों का काम रहता है, एक आरोप लगाना। हमने इतने नवाचार किए हैं इस क्षेत्र में, इतने नवाचार किए हैं, इतने नवाचार किए हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, कल्पना से परे। हमारे समूह की 1.5 लाख महिलाएं हैं यहाँ। उन समूह की बहनों को उठाने के लिए हमने व्यक्तिगत रूप से इतना प्रयास किया है, उनके जीवन में खुशहाली और उजाला लाने के लिए, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनसे जाकर के मिलिए आप। हमने यहाँ के संस्कार के जो केंद्र हैं, उस संस्कार के केंद्र इतने मजबूत किए हैं कि केवल शारीरिक विकास ही नहीं, मानसिक विकास नहीं, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नई दिशाओं से नए नए नवाचार करना। आप कभी मोहनपुरा डैम पर जाकर के देखना। हमारा ये जो जिला है, इसमें कल पानी नहीं था, पूरी पहाड़ी थी। आज इसमें पानी ही पानी है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में इतनी जमीन उपजाऊ है, इतना पानी है, पर 50 साल में वो जमीन बर्बादी की ओर पहुंच गई है। हम उस दिशा में काम करते हैं कि हमारी अपनी जमीन, अगर उस दिशा में किसान चल गया तो हम तो 10 साल में बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए फसल चक्र में परिवर्तन कैसे हो, इस दिशा में हम आयाम खड़े कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। हमारी इस पहाड़ी जमीन में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो खाद्यान्न की खेती के साथ साथ फलों की खेती कैसे हो, इस दिशा में हमने डेमो लगाए, जगह जगह डेमो लगाए। ये सांसद जी फूलों की खेती कैसे हो, औषधि खेती कैसे हो, मसालों की खेती कैसे हो, इसके लिए डेमो लगाए। हमारे यहाँ पहले जमीन और पानी तो था नहीं, तो पशुपालन का काम था। तो उन्नत नस्ल के पशु, आज जो गायों की दुर्दशा हो रही है, सड़क पर गायें ही गायें हैं। इन गायों को 1-2 रोज में नहीं, लंबे कालांतर में अभी ये हो रहा है कि हम गाय को पालते हैं, ये हमारा भ्रम हो गया। लेकिन गाय हमें पालती है। जो गाय हमें पालती है, उस नवाचार को फिर से सिद्ध करने के लिए हमने जगह जगह, अलग अलग जगह कुछ केंद्र बनाए, ताकि गाय हमें कैसे पालती है। गाय का दूध, गाय का पूत, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, ये कैसे पारंपरिक खेती से अलग आप पर कुछ नया करने को चले हैं। करवा रहे हैं, हम लोगों से कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आपको अवसर मिले तो कृषि धाम एक बना है मोहनपुरा डैम के नीचे, वहां जाकर के कभी भी अगर अवसर लगे तो देखना कि कैसे वहां जामफल पैदा हो रहे हैं, कैसे वहां अनार पैदा हो रहे हैं, कैसे वहां चीकू पैदा हो रहे हैं, कैसे वहां आम पैदा हो रहे हैं, कैसे वहां सुरजने पैदा हो रहे हैं, कैसे वहां नींबू पैदा हो रहे हैं, कैसे संतरे पैदा। वहां पर स्ट्रॉबेरी, हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी इतनी शानदार आज भी लगी हुई है। अगर अवसर मिले आपको तो, अभी गर्मी का थोड़ा सा समय आ गया है, इतनी बेहतरीन स्ट्रॉबेरी लगी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसको कौन कर रहा है? समूह की बहनें कर रही है। महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण के लिए वहां पर प्रशिक्षण केंद्र ये हम डेवलप कर रहे हैं। चाहे भैंसवा माता जी का हो, या हमारे खुजनेर गौशाला का हो, या तमाम प्रकार के जो आयाम हम खड़े कर रहे हैं। और हम तो ये दिशा में अब आगे बढ़ चुके हैं और आगे ये करना चाहते हैं। एक और कदम मैं आगे बढ़कर के आपसे कहना चाहता हूं कि हमने खाद्यान्न इतना पैदा कर लिया, हम दूध के क्षेत्र में, मसालों के क्षेत्र में, सब्जी के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, ये सीधा हमारा अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि सीधी इसकी मंडी नहीं लो। इसका हमारे युवा जो आज हुनर सीख करके आ रहे हैं, जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त करके इसके लिए इनका प्रसंस्करण करें और प्रसंस्करण करके पैकेजिंग करके
फिर डिस्पेच करें, ताकि कच्चा माल जाने के बजाय पक्का माल यहां से जाए। ये युवाओं को ये हाथ मजबूत करने के लिए ये अगली कार्य योजना है। अब इस इंटरव्यू का हम आखिरी सवाल ले रहे हैं। हमारी टीम ने जब आपके बारे में रिसर्च की, इस क्षेत्र के बारे में रिसर्च की और अलग-अलग जगह फ़ोन लगाए, इंटरनेट खंगाला, किताबें पढ़ी, अखबार पढ़े, तब अलग-अलग जगह से अलग-अलग बातें पता चली। तो एक लोकल हमने जर्नलिस्ट को फ़ोन किया, तो वो कहते हैं कि सांसद जी जब वित्त निधि से टैंकर देते हैं, तो सरपंचों से पैसे लेते हैं। कहते हैं कि टैंकर की क्वालिटी इतनी खराब है कि 1 डेढ़ साल भी नहीं चल रहा कोई टैंकर, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी चीज़, नरसिंहगढ़ में स्कूल है सांसद जी का, इसी वजह से वहाँ वो केंद्रीय विद्यालय नहीं बनने दे रहे हैं। ये हमें यहाँ लोकल के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, उनसे सुनने को मिला। और आखिरी सवाल कि यहाँ एक सैनिक स्कूल होना चाहिए, उसके लिए सांसद जी क्या करेंगे? जी। देखिए, टैंकर देने के पैसे की बात तो दूर की बात है। जी। सांसद निधि का पैसा देने की बात तो दूर की बात है। किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी अधिकारी कर्मचारी से, किसी भी ठेकेदार से, किसी भी संस्था से अगर एक कर्मचारी मेरे घर में हो, चाहे मंडी का होगा, नगर पालिका का होगा, पूरी जिंदगी में, आज से नहीं, पूरी जिंदगी में अगर किसी दूसरी संस्था से, दूसरे व्यक्ति से, दूसरे कर्मचारी से 1 लीटर भी डीजल मैंने डलवाया हो और 1 रुपए का भी अगर कमीशन कहें, चंदा कहें, पैसा कहें, रुपया कहें, कोई आदमी ये कहे कि मैंने इनको रुपया दिया है, मैंने दिया है, तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से आज ही हट जाऊंगा, आज ही हट जाऊंगा। कहने में लोग कह देते हैं, कहने में क्या है, जवान हिला देते हैं। कोई बताए तो सही पंचर कहां है, ये अमुक जगह पंचर है, होगा भारी अंबार है, भारी अंबार है। अरे कौन सी जमीन है भाई, अभी मैं वापस वो देने वाला हूं, शपथ पत्र, हलफनामा, उसमें देखें। अरे कोई किसी भी कुछ भी हो रहा है तो ऐसा कर लिया, वैसा कर, बात का बतंगड़ करना, बात का बतंगड़ करना। रहा सवाल नरसिंहगढ़ के स्कूल का, नरसिंहगढ़ में मेरा कोई स्कूल नहीं है। मैं वहां जाता आता था, थोड़ा था अंश था, वो भी खत्म हो गया। और केंद्रीय स्कूल नरसिंहगढ़ के लिए मैंने खूब प्रयास किए हैं, आज भी प्रयासरत हैं। हमारा संकल्प है कि वहां पर जो है केंद्रीय विद्यालय खुले, लेकिन वो मानकों के अंतर्गत नहीं आ रहा है। वहां की जो संघर्ष समिति है उनको भी मैंने सारे लेटर उपलब्ध करवाए, उनको मिलवाया भी है, उनको भी पता है, और अभी तक भी पाइपलाइन में है, उसको हम ऊपर उसको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। लगातार लगातार उन्होंने कहा ये नहीं है, हमने कहा ये है, ये नहीं है, ये है, लगातार कर रहे हैं, लेकिन वहां भी केंद्रीय विद्यालय खुले, इसका हमारा प्रयास है। राजगढ़ को सैनिक स्कूल मिलेगा? राजगढ़ को सैनिक स्कूल मिलेगा, बिल्कुल सैनिक स्कूल मिलेगा। और क्या-क्या सौगातें देने वाले हैं आप? हमने सैनिक स्कूल के लिए जगह भी रिजर्व करवा ली है। हमने सैनिक स्कूल के लिए जगह भी रिजर्व करवा रखी है। समय के साथ वो भी आपको मालूम पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड। सैनिक स्कूल के लिए 25 हेक्टेयर जमीन हमने रिजर्व करवा दी। तो इस बार राजगढ़ को क्या-क्या देने वाले हैं? खुल के आप जनता को बताइए, जनता जानना चाहती है। अगर आपको चुनते हैं, आपको वोट क्यों करें? किस लिए वोट करें? क्या मिलेगा उन्हें आपको? हम हमारे क्षेत्र के भाइयों बहनों के चेहरों पर खुशहाली देखना चाहते हैं, उनको आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं, उनको जो मजबूर है उनकी मजबूती देखना चाहते हैं, और कौशल निर्माण के द्वारा, कौशल के द्वारा ये जो हमारे यहाँ जीन्स पैदा हो रही है, फसलें पैदा हो रही है, फल पैदा हो रहे हैं, मसाले पैदा हो रहे हैं, इसका जो हमारे बच्चे हैं वो छोटे छोटे मध्यम इकाई में जो है प्रसंस्करण करें, उसका पैकेजिंग करें, और हर हाथ को हुनर, बड़ी इंडस्ट्री ला करके एक इंडस्ट्री ला दी, सारी ऑटोमेटिक चीजें हो गई। लेकिन ये जो हाईवे है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, इसके लिए हमने बात रखी है। अभी भी मैंने 1 महीने पहले ही इस बात को वापस डबल से उठाया था। इसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जब भी आए इसमें रखें, और 30 किलोमीटर का जो एरिया है, ये क्षेत्र 1-1 किलोमीटर हाईवे के आसपास तक जो है
ऐसी छोटी-छोटी यूनिटें बनाए और वो छोटे यूनिट वाले एक बड़े स्थान पर पैकेजिंग करके उनको भेजें और वो लोग उसको डिस्पैच करके उसकी मार्केटिंग करें। तो हर हाथ को काम। हर हाथ को काम, इसी चीज को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। जी। आखिरी सवाल ये भी है कि आप किसको देखते हैं आपके सामने कि ये टक्कर देंगे मुझे? कांग्रेस में कौन आ सकता है आपके सामने? किसको टिकट मिल सकता है? कौन प्रत्याशी बन सकता है? और राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा आपके जिले से निकल कर गई है, क्या उसका फ़र्क राजगढ़ लोकसभा में देखने को मिलेगा? राहुल गांधी जी की यात्रा का फ़र्क निश्चित रूप से राजगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस भी आधे से ज़्यादा समाप्त हो जाएगी। जो कांग्रेस थी, वो भी आधे से ज़्यादा समाप्त हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसी से नहीं है मित्र। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ती है, सबके रिकॉर्ड तोड़ती है और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाती है और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड फिर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ती है और फिर से डबल से वापस वही कार्यकर्ता अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड, वही भारतीय जनता पार्टी अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड फिर से तोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती आ रही है। कितने वोटों से जीतने का सोचा है? अगर जीतेंगे तो क्या लगता है कितने सौ जीत जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि मैंने कहा ना, रिकॉर्ड तोड़ करके, पिछला रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कार्यकर्ता का परिश्रम जीतेगा, कार्यकर्ता की मेहनत जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जीतेगी। आपने बताया नहीं कि कौन आ सकता है आपके सामने, क्या लगता है जो भी आपको? आए, कांग्रेस आएगी, पंजा आएगा। हम व्यक्ति पे विश्वास ही नहीं करते हैं। जिनको व्यक्तियों के बारे में सोचना हो सोचते रहे, कोई आ जाए, अल्टीमेटली आएगा पंजा। हमारा कमल का फूल सबके ऊपर भारी है। सबके ऊपर भारी है। बहुत-बहुत शुक्रिया इतना सारा समय देने के लिए और हमें इस तरीके से पूरी चीज़ें विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद। थैंक यू।